आज आपको माउंट एवरेस्ट की सैर करवाते हैं और जानते हैं क्यों कोई भी पहाड़ों को एक अच्छे गुरु के तौर पर देखता है। इस सैर पर हम कुंतल जॉयशर के साथ निकलेंगे और देखेंगे एवरेस्ट को उनकी नजर से। कुंतल अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, जैसे फोटोग्राफी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचिंग, पर उनको पहचान दी एवरेस्ट ने। हाँ, एक चीज जो हमने उनसे बात करते वक्त महसूस की कि वो एक अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं, और हो भी क्यों ना। जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है उसके पास सुनाने के लिए बहुत सी कहानियां होती हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी कहानी, जिससे हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी ऐसे ही शुरू नहीं हुई थी। अगर मैं अपने आप को 30 साल पहले का कुंतल सोचूं या 35 इयर्स पहले का कुंतल सोचूं तो काफ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी से कभी मेरी बात होती है कि मैं कैसा था जब मैं बच्चा था, क्योंकि हमें तो कभी याद नहीं रहता है कि हम 5 इयर्स के थे तभी कैसे थे, 7 इयर्स के थे तभी कैसे थे। तो हमेशा मम्मी मुझे बताती थी कि तुम पूरे फैमिली के सबसे लेजीएस्ट किड थे, और यही लाइक कितने सारे रिलेटिव से मैंने बात की कि तो उन्होंने सबने वैसे बोला, तुम कहीं भी बैठे रहते थे तो तुम हिलते भी नहीं थे, तुम कभी भी हमेशा लिफ्ट लेके चढ़ते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे तो भी तुम्हें सब कुछ हाथ में चाहिए था, तो तुम लाइक वैसे एक लेजी एक लेड बैक काइंड ऑफ बंदे थे। कुंतल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूएस गए। एक बार अपने रूममेट्स के साथ शॉपिंग पर निकले। कुंतल ने जब आइसक्रीम, लेदर बेल्ट खरीदी तो उनके रूममेट ने कहा, तुम तो वेजिटेरियन हो, फिर ये सब क्यों? रूममेट के इस क्वेश्चन ने उन्हें इस तरह से झकझोर दिया कि कुंतल ने इस विषय पर काफी रिसर्च के बाद पाया कि चाहे वो लेदर बेल्ट हो, आइसक्रीम हो या फिर मीट का टुकड़ा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सब कुछ जानवरों पर अत्याचार करके ही पाया जाता है। इस पर कुंतल को उनकी माँ से पूछी गई बात याद आ गई। एक आध बार कभी ऐसे क्वेश्चन आया कि हम वेजिटेरियन क्यों हैं, तो मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी हम वेजिटेरियन क्यों हैं? तो मम्मी ने बोला कि हम किसी एनिमल्स को नहीं मारते, इसीलिए हम वेजिटेरियंस हैं, हम किसी एनिमल्स को नहीं खाते, इसके लिए हम वेजिटेरियंस हैं। तो मैंने बोला कि हम क्यों नहीं ये सब करते। तो मम्मी ने मुझे समझाया कि कभी रास्ते पे एक गाय देखी है? तो मैंने बोला हाँ देखी है। वो गाय चलती है, उसके साथ उसका बछड़ा भी चलता है और उनकी फैमिलीज होती है। एक गाय को भी वही सेम इमोशंस होते हैं जो हम ह्यूमंस को होते हैं, जैसे उसको भी स्ट्रेस फील होता है, उसको भी पेन फील होता है, उसको भी लव फील होता है, ये सारे इमोशंस उसमें, उसकी भी एक फैमिली होती है। तो अगर हम दूसरी ह्यूमन फैमिलीज को मारते नहीं है और दूसरी ह्यूमन फैमिलीज को खाते नहीं है, तो हम क्यों किसी एनिमल फैमिलीज, कोई दूसरे स्पीशीज के एनिमल फैमिलीज को हम क्यों मारे, हम उनको क्यों खाए? वो अपनी जिंदगी जी रहे, हम अपनी जिंदगी जी रहे। तो एक वे में काइंड ऑफ मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज थी ये। मैंने बोला अरे हाँ, बात तो एकदम सही बोली है मम्मी ने, इसके लिए हम वेजिटेरियन है, ग्रेट। दिसंबर 2002 में 22 साल के कुंतल ने ये निश्चय किया कि वो अपनी बातों में ही सिर्फ दया की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पर एक्शन भी लेंगे। और इसी के साथ कुंतल हमेशा के लिए वीगन बन गए। 2002 के दिसंबर में मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम, आई थिंक मैं 22 साल का था, और मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी इश्यू के रिलेटेड एक स्टैंड लिया। क्योंकि तब तक तो मैं कैसा बंदा था, जैसे मेरे फैमिली हमेशा मुझे पहचानती है, लेजी बंदा, लेड बैक बंदा, जिसको दुनिया में क्या हो रहा है उसकी परवाह नहीं है, उसके फ्रेंड्स और उसकी जिंदगी, बस दो ही चीज थी मेरे लाइफ में। किसी को कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो एक ऐसा बंदा था, और ऐसे एक बंदे ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी इश्यू के लिए स्टैंड अप किया, किसी इश्यू के साथ कनेक्ट किया, और मैंने वो चॉइस किया कि मैं वीगन बनूंगा। और उस दिन से आज 19 साल हो गए और मैं वीगन हूँ। और इन सम सेंस ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, और सबसे इन सम सेंस एक रिग्रेट है कि मैं क्यों वीगन जल्दी नहीं बना, मैंने इस इशू के साथ क्यों कनेक्शन पहले नहीं किया। इस एक इशू पर स्टैंड लेने के साथ ही कुंतल ने अपने आप में एक बड़ा चेंज महसूस किया। वो न सिर्फ इस एक इशू पर एक्टिवली स्टैंड ले रहे थे,
पर अचानक ही वो लेजी बॉय से एक्टिव मैन तक का सफर तय कर चुके थे। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि असल कहानी तो अभी बाकी है। लगभग 5 से 6 साल यूएस में बिताने के बाद साल 2006 अक्टूबर में कुंतल इंडिया वापस आ गए। 2006 के अक्टूबर में मैं वापस इंडिया आ गया और लाइफ अच्छे से चलने लगी। माउंटेनियरिंग या कोई पहाड़ चढ़ना या एवरेस्ट चढ़ना, ये तो दूर दूर तक मैंने अपने सपनों में भी नहीं देखा था कभी। वापस आने के बाद कुंतल काम में बिजी हो गए और समय के साथ साथ न सिर्फ प्रोफेशनली तरक्की की, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी 1 से 2 हो गए। पर्सनल लेवल पर एक और चीज बढ़ गई थी और वो था कुंतल का वेट। ही वेट 110 kgs। खैर, कुंतल ने अपनी वाइफ के साथ फरवरी 2009 में शिमला जाने का प्लान बनाया। बर्फ देखने का, उसमें खेलने का, उसे महसूस करने का। जितना मन कुंतल का था, उतना ही उनकी वाइफ दीप्ति का भी। दोनों की ये तमन्ना शिमला से 75 किलोमीटर दूर नारकंडा में हाटू पीक पर हाटू माता के मंदिर जाकर पूरी हुई। अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरी लाइफ का दैट एक मोमेंट जिसने मेरी पूरी जिंदगी को एक यू टर्न मरवा दिया या चेंज कर दिया, इट हैज टू बी दिस मोमेंट जब भी हम शिमला के हाटू पीक पे खड़े थे। जब भी मैं उस टॉप पे खड़ा था ना, मुझे बहुत बहुत ही अच्छे से याद है, सिर्फ मैं और दीप्ति, मीलों मीलों दूर तक कोई भी आदमी नहीं था। हमारे साथ एक एक बड़ा टिबेटियन कुत्ता था जो हमें टॉप तक लेके आया था, पर हम तीन, मैं, दीप्ति और उस कुत्ते को छोड़ के कोई दूर दूर तक, जहां तक हमारी नजर पड़े, कोई आदमी नहीं था। और इतनी शांति थी, इतना पीस था ना कि मुझे अपनी हर हार्ट बीट सुनाई दे रही थी उस मोमेंट में। धुप धुप 2 मिनट तक तो मैं सीरियसली बोलूं ना, मुझे इतना डर लग रहा था ना, मेरी वाइफ को भी मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मैं उसको लिटरली ऐसे देख रहा था कि उसको क्या सुनाई दे रहा है। एंड जिंदगी में पहली बार इतनी हैप्पीनेस फील हुई, इतना जिंदापन फील हुआ एक सेंस में। कभी कभी कैसा हो जाता है ना कि लाइफ में आप इतने बिजी हो जाते हो कि या तो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो पूरे टाइम, या तो आप, अरे यार ये मिस्टेक कर दी थी मैंने पास्ट में, अब ये मिस्टेक को मैं कैसे फिक्स करूं। या तो आप फ्यूचर में जी रहे हो या तो आप पास्ट में जी रहे हो, और इस फ्यूचर और पास्ट के पूरे चक्कर में आपके सामने सारा का सारा प्रेजेंट निकले जा रहा है। और वो फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ जब भी मैं हाटू पीक पे खड़ा था, और फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं इस प्रेजेंट मोमेंट को जी रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक अलाइव फीलिंग आ रही है। और मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कोई एवरेस्ट चढ़ने वाला हूँ या कि मैं पहाड़ चढ़ने वाला हूँ, पर ये जो फीलिंग थी, ये जो स्टेट ऑफ माइंड था, ये फीलिंग के साथ मैं प्यार में पड़ गया। और जब भी मैं वापस घर आया इस ट्रिप के बाद, तो मुझे एक ही चीज याद थी, यार कितना मजा आएगा अगर मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही फील कर सकूं, कितना अच्छा होगा अगर मैं ऐसे ही फील कर सकूं पूरी जिंदगी। तो ये फीलिंग के साथ मैं वापस आया, और मुझे लगा कि अगले दिन जब भी मैं अपनी कंपनी बनाने के लिए ये जो काम करूंगा, जिस काम के बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ, तो मुझे वैसी ही फीलिंग आएगी। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे वैसी फीलिंग नहीं आई। तो 2 महीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस किसी पहाड़ पे जाऊंगा, ऐसे हिमालय के किसी पहाड़ पे। इस टाइम मैंने उत्तराखंड जाने का डिसाइड किया, और मैंने बोला ऐसे ही छोटी वीकेंड की ट्रिप करेंगे और देखते कि क्या होता है उस ट्रिप पे। और जैसे ही वो हमने ट्रिप की और जैसे ही मैं पहाड़ के टॉप पे पहुंचा, एग्जैक्टली सेम फीलिंग जो मुझे शिमला में आई थी, वही सेम फीलिंग मुझे वापस पहाड़ के टॉप पे आई। और मैंने डिसाइड किया, यार अब पहाड़ चढ़ना तो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। अगले 1.5 साल तक मैं छोटे ऐसे पहाड़ चढ़ते रहा। कभी कभी उत्तराखंड में आ गया, कभी हिमाचल में आ गया, कभी मैं मुंबई में रहता, तो मुंबई से भी करीबन 2 घंटे दूर सह्याद्री पहाड़ है, तो काफी सह्याद्री में भी मैंने चढ़ाई की पहाड़ों की।
और एक बार आप पहाड़ों की दुनिया में आ जाते हो तो कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे एवरेस्ट चढ़ना है या एवरेस्ट देखना है। तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं थी कि मुझे एवरेस्ट देखना है, मुझे सिर्फ ऐसी फीलिंग थी कि मुझे, हाँ यार चलो यार एक बार चल के देखते तो है क्या है ये सब, एवरेस्ट एवरेस्ट क्या है, लाइक एवरेस्ट वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन, ये सब है क्या इसके अराउंड। अक्टूबर 2010 में कुंतल ने एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए साइन अप कर लिया। लूकला एयरपोर्ट से 8 से 10 दिन की ट्रैकिंग के बाद कुंतल एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। कुंतल कहते हैं एवरेस्ट बेस कैंप का सबसे बड़ा एंटी क्लाइमेक्स ये है कि बेस कैंप से एवरेस्ट नहीं दिखता। कुंतल कहते हैं लकीली हमारे ग्रुप ने पुमोरी बेस का 2 दिन का ट्रिप बनाया था, जहां से एवरेस्ट बहुत खूबसूरत दिखता है। एक शाम पुमोरी बेस कैंप से कुंतल ने जब एवरेस्ट को देखा तो उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया। कुंतल कहते हैं एवरेस्ट सनसेट के समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सोने के पहाड़ पर आग लगा दी हो, और ये देखकर उन्होंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए वो एवरेस्ट जरूर फतेह करेंगे, और वो भी एज अ वीगन। अभी तो 2021 है और मैं 2 बार एवरेस्ट चढ़ चुका हूं, तो एक हाइंडसाइट में या पीछे देखते हुए मैं एक चीज सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि कभी भी ऐसे लाइफ में कोई ड्रीम हो, लाइक अगर आप अपने लाइफ का एवरेस्ट ढूंढ लेते हो, हर आदमी के लाइफ में एवरेस्ट होता है, अगर नहीं है तो सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ में कोई एवरेस्ट नहीं है तो प्लीज वो एवरेस्ट को ढूंढो। और उस एवरेस्ट, एक बार आपको एवरेस्ट मिल जाएगा तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आपके लाइफ में आपको एक बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा ड्राइव मिल जाएगा उस एवरेस्ट को पाने के लिए। बट एक बार आपने अपना एवरेस्ट ढूंढ लिया तो सबसे पहली चीज है आप अपने आप को प्रॉमिस करो कि आप उस जर्नी पे जाओगे और आप सबसे पहला स्टेप लो। 2010 में जो मैंने एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रिप की थी और जब भी मैंने वो एवरेस्ट को देखा था और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, तो मैं टेंट के जब भी वापस अंदर आया तो मैंने अपने एक्सपीडिशन लीडर को पूछा, जिसका नाम है टिम रिपेल, वो ये कनाडा के बहुत ही फेमस एक्सपीडिशन लीडर है, और मैंने उनको पूछा कि टिम व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड क्लाइंबिंग एवरेस्ट। और टिम का आंसर था कि कुंतल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड यू नीड अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी एंड यू नीड अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइंड। तो जैसे मैं वापस घर में आया और मैंने डिसाइड किया कि मैं पहला स्टेप लूंगा, तो माइंड में ये बात क्लियरली थी कि मुझे एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी बनानी है और एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइंड बनाना है। मैं हफ्ते में 7 दिन में 6 दिन ट्रेनिंग करता हूँ और एक दिन अपने आप को ऑफ देता हूँ। जो 6 दिन ट्रेनिंग करता हूँ उस 6 दिन में 3 से 4 दिन मैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे काम करता हूँ और 2 से 3 दिन में अपने स्ट्रेंथ और मसल वर्क पे भी काम करता हूँ। सो ये मेरा जनरल रेशियो था एवरेस्ट क्लाइंबिंग के जर्नी के दौरान। और एक चीज अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फिजिकल फिटनेस के बारे में, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आप हर दिन शो अप करोगे और काम करोगे फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, आप वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी 100% बनाओगे। कोई भी वे नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। इवन अगर आपका प्रोग्राम शिटी है तो भी गिवन इनफ टाइम आप अपनी फिजिकल फिटनेस के गोल्स डेफिनेटली अचीव करोगे। बट कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। सेकेंड चीज थी मेरे जर्नी में इसके मुझे अपने स्किल्स पे वर्क करना था। जैसे अगर मुझे पर्वतारोही बनना है तो मुझे माउंटेनियरिंग आनी भी तो चाहिए, मुझे समझ भी तो आनी चाहिए कि ग्लेशियर पे कैसे चलना है, ग्लेशियर पे कैसे रेस्क्यू करना है, ग्लेशियर पे क्या सिस्टम बनती है, आप कैसे सब करते हो, आप पहाड़ कैसे चढ़ते हो, ये सारा कुछ सीखना ज़रूरी था। तो मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्सेज किए, काफ़ी सारा टाइम मैंने स्पेंड किया बॉम्बे के बाजू के पहाड़ों में वो स्किल्स सीखने में। सो बहुत सारा टाइम मैंने स्पेंड किया। और अगेन जो स्किल बिल्डिंग का भी प्रोसेस है ये कभी ख़त्म नहीं होता है।
आप स्किल्स पूरी जिंदगी बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज सीखने में टाइम नहीं स्पेंड करता हूँ। हाँ, मे बी मैं थोड़ा कम टाइम स्पेंड करता हूँ सीखने में, बट आज भी मैं कॉन्स्टेंटली सीखते रहता हूँ, नई नई चीजें सीखता हूँ, नई नई स्किल सीखता हूँ और अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ माउंटेनियरिंग वर्ल्ड के बारे में। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और फिर तीसरा पार्ट है एक्सपीरियंस बनाना और एक्सपीरियंस लेना। तो जैसे पिछले 11 सालों में मैंने करीबन 20 से भी ज्यादा 6000 मीटर के माउंटेन चढ़े, 4-8 हजार मीटर के माउंटेन चढ़े, बहुत सारे अटेम्प्ट किए 7000 माउंटेन पे और चढ़े भी है। 5000 मीटर के और 5500 मीटर के तो माउंटेन्स के मैं काउंट भी भूल गया हूँ अभी मैंने कितने किए हैं। यहाँ मुंबई के सह्याद्री के पहाड़ों में मैंने करीबन 1000 से ज्यादा ट्रैक्स कर लिए पिछले 11 सालों में। और बहुत सारा टाइम मैंने स्पेंड किया है एक्सपीरियंस गेन करने में। अलग अलग टेरेन में क्लाइम करो, रॉक में, आइस में, स्नो में, अंधेरे में, एक हाथ पीछे रख के, बिना खाए बिना पिए, इतना सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, इतना सब में मैंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। तो मेरे हिसाब से ट्रूली स्पीकिंग फिजिकल फिटनेस, स्किल्स और एक्सपीरियंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइंड एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी देने वाला है, जिसको लेके आप एवरेस्ट को चढ़ सकते हो या किसी भी पहाड़ को चढ़ सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से एक जर्नी होनी चाहिए जो लोगों को लेनी चाहिए एवरेस्ट को चढ़ाई करने में। ना कि आप एक दिन उठे, हाँ एवरेस्ट चढ़ना मेरा ड्रीम है, आपने जिंदगी में कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ा है और आप अगले दिन सीधे एवरेस्ट चढ़ने पहुंच गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। पहला स्टेज है जहां आप 8-10 दिन में एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हो। फिर अगला स्टेज है जो अबाउट 30 से 35 दिन का होता है, जब आप बेस कैंप में अपने आप को एडजस्ट करो और उस पहाड़ को चढ़ना शुरू करो। एवरेस्ट 29,000 फीट की हाइट पे है, तो आप एक ही दिन में एवरेस्ट तक पहुंच नहीं सकते हो या एक ही शॉट में आप पहुंच के एवरेस्ट के टॉप पे नहीं पहुंचते हो। आप एक माइंडसेट है जिसको बोला जाता है क्लाइम हाई स्लीप लो। तो आप क्या करते हो, आप एवरेस्ट में एक समझो 20,000 फीट तक क्लाइम करके गए और फिर वहां आप 3-4 दिन सो गए, फिर आप वापस बेस कैंप आ जाते हो, फिर आप 25,000 फीट 23,000 फीट की हाइट पे जाते हो, वहां थोड़े दिन सोते हो, फिर वापस नीचे आ जाते हो, फिर 25,000 पर जाते हो, थोड़े दिन सो जाते हो और फिर वापस नीचे आते हो। तो ये पूरे प्रोसेस को करने में करीबन 30 से 35 दिन लग जाते हैं। और ये प्रोसेस आपको हेल्प करता है कि आपकी बॉडी एक नेचुरली एवरेस्ट के अलग अलग हाइट पे एडजस्ट हो जाती है। और कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक बार 25,000 फीट पे पहुंच गए तो आप वापस क्यों नीचे आ रहे हो, आप वहीं से क्यों नहीं चढ़ सकते ऊपर। जैसे जैसे आप हाइट गेन कर रहे हो एवरेस्ट पे, आपकी बॉडी स्लो एंड स्टेडीली बहुत सारा वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो आपको वापस नीचे आना पड़ता है ताकि आप ज्यादा खाना खा सको और आप अपनी बॉडी को रिकवर होने दे सको। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी रिकवर हो ताकि आप जाके एवरेस्ट को अच्छे से चढ़ सको। तो ये एक बार स्टेज 2, जिसको मैं एक्लेमेटाइजेशन स्टेज बोलता हूँ, ये फिनिश हो गया 30-35 दिन का फेज। फिर हम करेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करते हैं कि अच्छा खासा टाइमिंग होगा अगर एवरेस्ट पे, तो हम एवरेस्ट के टॉप तक चढ़ाई कर पाएंगे। और वो फाइनल स्टेज करीबन 8 से 10 दिन लगता है और कॉम्बिनेशन में करीबन 60 दिन लगते हैं एवरेस्ट चढ़ने में। दो 2014 में मैंने एवरेस्ट का मेरा पहला अटेम्प्ट किया। अनफॉर्चुनेटली 2014 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया खुम्बू आइसफॉल रीजन में, जहां 17 शेरपा गाइड्स की मौत हो गई और हमारा एक्सपीडिशन अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया, तो हमें वापस घर आना पड़ा। – 2015 में हमने स्टेज 1 फिनिश कर लिया था, स्टेज 2 भी हमने 50% फिनिश कर लिया था। हम एवरेस्ट बेस कैंप पे थे। 25 अप्रैल की बात है, करीबन 11:55 थे सुबह के, और मुझे अभी भी याद है एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक नेपाल में आया था। 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, 100 साल में सबसे बड़ा अर्थक्वेक। उस अर्थक्वेक ने एक बहुत बड़े एवलांच
को इंड्यूस किया एवरेस्ट बेस कैंप में। और अभी भी मुझे क्लियरली याद है कि जब भी मैंने वो एवलांच को अपने सामने देखा, करीबन 3 सेकंड दूर था वो एवलांच मुझसे, लेफ्ट ऑफ द स्काई टू राइट ऑफ द स्काई, पूरे स्काई में सिर्फ बर्फ ही बर्फ ही बर्फ, जैसे पूरा बर्फ का पहाड़ फट के हमारे पे गिरने वाला हो। जैसे एक अगर मुझे एग्जांपल देना तो कभी कभी सुनामी आता है, बहुत बड़ा सुनामी जो हमने वीडियोस में और टीवी में देखा है, तो ये बर्फ का सुनामी हमारे पे आ गया था। अगर एक वे में मैं बोला जाए तो ना लेफ्ट भाग सकते हो, ना राइट भाग सकते हो, ना कहीं भाग सकते हो, ना कहीं भी छिप सकते हो। और जब भी मैंने ये सुनामी को देखा तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मरूंगा, मुझे 100% गारंटी थी कि मैं मरने वाला हूँ। तो मैंने तो वहाँ खड़े रह के अपने सारे प्रेयर्स भी बोल लिए थे कि बस अब टाइम आ गया है। मुझे मरना नहीं था, बहुत ही सैड फील कर रहा था कि मेरी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाने वाली है। और अभी भी मुझे याद है कि हम भाग के 3 क्लाइंबर्स एक टेंट के पीछे छुप गए थे और उस पूरे बर्फ हम पे आके पूरी गिरी। तो पहले मुझे लगा कि 2-3 फीट बर्फ मुझ पे आ जाएगी और हम दब के मर जाएंगे थोड़े अगले 15-20 मिनट में। पर फिर 10 सेकंड के बाद मैंने बॉडी पे देखा तो सिर्फ 1-2 इंच बर्फ ही थी मेरे बॉडी पे। तो एक मोमेंट ऐसा लगा कि यार शायद तो अभी मैं बच ही जाऊंगा, मैं शायद मरने नहीं वाला हूँ। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि 10 सेकंड के बाद मैं सांस लेने की ट्राई कर रहा हूँ, पर सांस आ ही नहीं रही है, जैसे गले में वापस सांस लेने की ट्राई कर रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा है। और जैसे पहले फील हुआ कि मैं पैनिक हो रहा हूँ, बट मैं पैनिक नहीं हो रहा था। ये जो पूरा हम पे बर्फ का जो ये पास हो रहा था उसमें मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो जो मेरे साइड में एक जर्मन माउंटेनियर थे जिनका नाम योस्ट कबूश है, तो उन्होंने अपना जैकेट खोला और उन्होंने बोला कुंतल आप मेरे जैकेट में आके सांस ले सकते हो। तो मुझे अभी भी याद है अगले 2 मिनट तक मैं उसके जैकेट में सांस ले रहा था। और उस तरह काइंड ऑफ उस माउंटेनियर की स्मार्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड ने मेरी जान बचाई। वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कोई एक प्लास्टिक की थैली मेरे मुंह पे डाल के कस के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट था। और जैसे ही हम उठे तो पता चला कि सारा बेस कैंप जैसे तहस नहस हो गया हो और हमारा कैंप साइट में एक भी टेंट खड़ा नहीं था, सारे के सारे टेंट फ्लैट हो गए थे, सब कुछ टूट फूट गया था। पता चला कि 21 लोग मर गए बेस कैंप पे और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए बेस कैंप पे। और सैटेलाइट फोन से काठमांडू फोन किया तो पता चला करीबन 10,000 लोग काठमांडू में मर गए और 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इस टाइम कोई ये एवरेस्ट ट्रेजेडी नहीं थी, ये पूरे नेपाल की ट्रेजेडी थी। इतने लोग मर गए थे, मेरे तो माइंड में कोई सेंस ही बनता नहीं था कि हम ये पहाड़ चढ़े, जब भी 10,000 लोग मर के रखे हैं और हम एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। ये मेरे माइंड में लॉजिक बैठ नहीं रहा था। तो हमारी टीम ने तो डिसाइड किया कि हम कैंसिल कर देंगे एक्सपीडिशन। सारी की सारी टीम ने अपना डिसीजन लिया, वो लोग कैंसिल कर देंगे। उस साल हिमालय, नेपाल के हिमालय और तिब्बत के हिमालय में कोई भी पहाड़ चढ़ा नहीं गया, सारे के सारे एक्सपीडिशन कैंसिल हो गए, सब घर चले गए, मैं भी घर आ गया। कुंतल जब घर वापस पहुंचे तो काफी लोगों ने क्लाइंबिंग छोड़ काम पर ध्यान देने को कहा। इस हिदायत में कहीं ना कहीं कुंतल को लेकर सबकी फिक्र थी, पर कुंतल को सिर्फ एक ही धुन सवार थी, एवरेस्ट चढ़ने की। कुंतल का मानना था कि अगर उन्हें दोबारा जिंदगी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ एवरेस्ट चढ़ने के लिए। और 2016 में एक बार फिर कुंतल एवरेस्ट पर जाने के लिए तैयार थे। मेरे हिसाब से अगर लाइफ में कोई भी ड्रीम है तो उसको फिनिश करने का बेस्ट टाइम है अभी। क्योंकि अगर मैं बच गया उस एवलांच से तो उस एवलांच में तो मुझे पता भी नहीं था कि नेक्स्ट माइक्रो सेकंड में मैं जिंदा होऊंगा। तो मैं अगले 60 साल के लिए क्यों प्लानिंग करूं? जो भी मेरे ड्रीम है वो मैं अभी खत्म करने वाला हूँ। 60 साल तक मैं वेट नहीं करने वाला हूँ। माइंड में मेरे को बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी थी और इसी को चलते मैंने डिसाइड किया कि मैं 2016 में तीसरी बार एवरेस्ट चढ़ने वापस जाऊंगा। और मैंने जितनी कंबाइंड मेहनत की थी 5 साल में ट्रेनिंग में, मैंने उतनी पूरी कंबाइंड मेहनत 1 साल में की। मैंने बोला जितना ज्यादा हो सकता है मैं और मेहनत करूंगा। मैं वापस 2016 में बेस्ट शेप में जाना है मुझे अपने लाइफ के,
और मैं 2016 में एवरेस्ट क्लाइम करने वापस पहुंच गया। और इस साल स्टेज 1 बहुत ही अच्छे से हो गया, स्टेज 2 भी बहुत अच्छे से हो गया। स्टेज 3 में हम पहुंच गए थे जब हम ऊपर टॉप तक चढ़ाई कर रहे थे, और मुझे अभी भी याद है हम 90% फिनिश हो चुके थे। हम 26,000 फीट की हाइट पे थे, और इस कैंप को बोला जाता है साउथ कोल, नेपाल साइड की बात कर रहा हूँ, साउथ कोल बोला जाता है, या कैंप 4। और करीबन 7:30 बजे हमारी टीम के सारे मेंबर एक एक करके निकलना शुरू हुए। मैं और मेरा शेरपा मिंगमा तेंजी हम एंड में निकलने वाले थे, क्योंकि मिंगमा तेंजी हमारे टीम का सिरदार था, हमारे टीम का बिग बॉस था, और मैं टीम का सिविलियन लीडर था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था अपने बीच में कि हम लास्ट में निकलेंगे, सब अच्छे से निकल जाएंगे, उसके बाद हम दोनों निकलेंगे। और सब निकल गए तो ये मिंगमा आके मुझे बोलता है, यार सारा पानी जो बनाया था ना, वो सारा का सारा पानी सबको दे दिया है, अभी हमारे बीच में कोई पानी नहीं है। तो मैंने मिंगमा को बोला, पानी के बिना तो हम टिकने नहीं वाले, ये हमें कम से कम 20 घंटे लगने वाले टॉप से ऊपर वापस आने में। तो अभी भी मुझे याद है मिंगमा ने बोला, आप चलना शुरू करो, मैं पानी बनाऊंगा। तो मैंने वहाँ थोड़ा वेट किया देखने के लिए कि मिंगमा क्या कर रहा है। दूर कहीं गया वो, इतना मैसिव एक पूरे बोरे में वो एक बहुत बड़े बड़े आइस के पीस लेके आया। उसने स्टव चालू किया और उसने पानी बनाना शुरू किया। मैंने चलना शुरू किया उसी दौरान, और मुझे अभी भी याद है करीबन ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मिंगमा ने मुझे कैचअप किया, और मिंगमा ने बोला कि सिर्फ आधा लीटर ठंडा पानी बन पाया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है एवरेस्ट के उस रीजन्स में। तो एक आधा लीटर हमारा पानी बन गया था और हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। और अभी भी मुझे याद है 9:15 हुए थे सुबह के, 12 घंटे चलने के बाद सुबह 9:15 बजे एवरेस्ट की समिट, एवरेस्ट का टॉप एकदम मेरे सामने था, और मिंगमा टॉप पे खड़ा था, और मिंगमा मुझे ऐसे वेव कर रहा था और एकदम खुशी खुशी में मुझे बुला रहा था। और काफ़ी लोग मुझे पूछते कि कुंतल तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब भी तुमने एवरेस्ट की समिट देखी। काफ़ी कुछ चल रहा था, बट सबसे पहली फीलिंग जो आई ना, क्योंकि इतने साल लग गए, इतना टाइम लग गया, इतनी मेहनत लग गई एवरेस्ट को फिनिश करने में, एक फीलिंग थी, एवरेस्ट खत्म मेरी लाइफ में से, एवरेस्ट निकल गया मेरी लाइफ में से। मैं टॉप पे खड़ा और मैं सोच रहा हूँ खत्म हो गया यार, ये इतने साल की मेहनत खत्म हो गई, मैं पहुंच गया टॉप पे, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे ही वो फीलिंग मेरे माइंड में से निकली, एक पता नहीं एक इमोशनल पूरी फीलिंग आई, और आंख में से जैसे आंसू ऑटोमेटिकली निकलने शुरू हो गए, और रोना शुरू हो गया। और अगले 10 मिनट तक जैसे धीरे धीरे चल के मैं एवरेस्ट के टॉप तक पहुंचा, काफ़ी रो के पहुंचा। तो जैसे मिंगमा के पास पहुंचा और रो रहा था, तो मिंगमा थोड़ा टेंशन में आ गया कि भाई क्यों रहे हो तुम, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हारे बॉडी में। तो बोला, नहीं यार मिंगमा, ऑल गुड, ये सम सेंस में खुशी के आंसू है। और आई थिंक सबसे पहली चीज़ मैंने टॉप पे जाके की, इसके मिंगमा को गले लगाया और उसको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोला कि बॉस थैंक यू, तुम्हारे बिना मैं कभी पहुंचने नहीं वाला था टॉप पे, तुम्हारे सपोर्ट और तुम्हारे गाइडेंस की वजह से आज मैं टॉप पे खड़ा हूँ। और फिर मैंने माउंटेन को भी थैंक यू बोला कि थैंक यू एवरेस्ट टॉप पे आने के पहुंचने के लिए और अलाउ करने के लिए मुझे। मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ कि एवरेस्ट कोई ह्यूमन बीइंग है, या एवरेस्ट कोई कुछ कोई एंटिटी है जो आपको रोकता है आने से, या जो आपके अगेंस्ट है कि नहीं आज मैं इस साल में कुंतल को नहीं चढ़ने दूंगा, या ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में। बट मेरे हिसाब से मुझे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करनी थी माउंटेन को, कि उस माउंटेन ने मुझे अलाउ किया उसके टॉप पे आने के लिए। और फिर एक बहुत ही बड़ा ग्रैटिट्यूड, मैंने एक माइंड में एक बहुत बड़ा थैंक यू बोला अपने मम्मी और अपनी वाइफ को, क्योंकि उनके सपोर्ट और लव के बिना तो मैं कभी एवरेस्ट के टॉप पे नहीं पहुंचने वाला था। तो एक बार ये सबको मैंने थैंक यू बोल दिया। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना बाकी था। मेरे पास एक वीगन का फ्लैग था, और वो वीगन का फ्लैग मुझे एवरेस्ट के टॉप पे लगाना था और पूरे वर्ल्ड को बोलना था कि यू कैन क्लाइम माउंटेन्स विदाउट ईटिंग एनिमल्स और विदाउट वेयरिंग एनिमल्स। 2010 में जब भी मुझे गूगल पे कोई डेटा नहीं मिला कि एवरेस्ट कैसे क्लाइम करना चाहिए एज अ वीगन,
तो मैंने काफ़ी मेरे माउंटेनियरिंग फ्रेंड्स और एक्सपीडिशन लीडर से बात करने की ट्राई की कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है एज अ वीगन। उन्होंने सबने मना किया, प्लीज़ मत चढ़ो, मीट खाना ज़रूरी है, अंडा खाना ज़रूरी है, बटर खाना ज़रूरी है, चीज़ खाना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बिना तुम कभी एवरेस्ट के टॉप पे नहीं पहुंच सकते। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था तभी कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा तो एज अ वीगन चढ़ूंगा, वरना मैं नहीं चढ़ूंगा एवरेस्ट। तो ये मेरे माइंड में बहुत क्लैरिटी थी। और ये 6 साल की जर्नी के बाद जब भी मैं एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचा तो मुझे सबको ये प्रूव करना था कि तुम्हें कोई एनिमल्स को खाने की भी जरूरत नहीं है और कोई एनिमल्स को पहनने की भी जरूरत नहीं है। एंड ये मुझे मेन चीज मुझे प्रूव करनी थी, इसके लिए मैं अपने साथ एक वीगन झंडा लेके गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करनी जरूरी थी इज कम बैक डाउन सेफली अलाइव इन वन पीस, कोई भी हाथ की उंगली या पैर की उंगली लूज किए बिना। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि माउंटेन चढ़ना बस खत्म, माउंटेन चढ़ना और माउंटेन से वापस उतरना सही सलामत, ये एक मेरे हिसाब से सक्सेसफुल एक्सपीडिशन है। सो एवरेस्ट को चढ़ने में करीबन 30 लाख रुपीस जितना खर्चा होता है। एंड कंबाइंड विथ क्लाइंबिंग एवरेस्ट यू वुड ऑल्सो हैव टू परचेज गेयर, जो एवरेस्ट को चढ़ने में जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके जूते हो गए या फिर आपकी स्लीपिंग बैग्स हो गए या फिर आप एक वन पीस सूट पहनते हो अपने बॉडी के ऊपर, वो हो गया। तो इन सब चीज़ों का करीबन खर्चा 3 से 5 लाख रुपए के बीच में होता है। और आप एवरेस्ट से पहले ऑफ कोर्स थोड़े दूसरे सारे माउंटेन्स भी चढ़ोगे, या फिर आप वो इंडियन हिमालय में चढ़ोगे या फिर वो नेपाल हिमालय में चढ़ोगे, पर कुछ तो ट्रेनिंग करोगे पहले आप उसके। तो लेट्स से अगर आपने थोड़े 6000 मीटर के पहाड़ चढ़े, एक आध दो 7000 मीटर के पहाड़ चढ़े, मेरे जैसे अगर आपको ज़्यादा और ट्रेनिंग करनी है तो आप एक 8000 मीटर का भी पहाड़ चढ़ोगे। तो लेट्स से आपने 8000 मीटर का भी पहाड़ चढ़ लिया, तो ये ट्रेनिंग का ही करीबन कॉस्ट और 10 से 15 लाख रुपए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ चढ़ाई की, आपने कौन से कंट्री में की, आपने कितने पहाड़ों की चढ़ाई की। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इजीली मेरे हिसाब से 35 से 40 लाख रुपया हो सकता है एवरेस्ट चढ़ने का। पूरी जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, ना कि सिर्फ अगर आपको एवरेस्ट चढ़ना है तो। इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप देखो, मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक लाइक सजेशंस नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकता हूँ और फिर लोगों को अपनी जर्नी की लर्निंग शेयर कर सकता हूँ। तो मेरी जर्नी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जब भी मैं पहली बार एवरेस्ट चढ़ने के लिए रेडी हो गया 2014 में, तो लकीली जिन लोगों के साथ मैंने ऑलमोस्ट 13 या 14 साल बिताए थे अपने करियर के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर के, उसी बॉस ने जिनकी कंपनी में मैं काम कर रहा था, उन्होंने बोला कि वो मेरा क्लाइंब स्पॉन्सर करेंगे। और हमने एक फिगर आउट किया, पूरा एक मार्केटिंग कैंपेन और एक पूरा कैंपेन तैयार किया उनके कंपनी के नीड्स और उनके कंपनी के हिसाब से। और उन्होंने मेरा सारा गेयर और मेरा एक पूरा क्लाइंब और एक पूरा ट्रेनिंग क्लाइंब उन्होंने कवर किया। ऑलमोस्ट करीबन उन्होंने मुझे 40 लाख रुपीस का स्पॉन्सरशिप दिया, और ये लॉस एंजलिस बेस्ड कंपनी थी। सो आई वॉज लकी इन दैट सेंस कि मुझे पहली बार में ही एक स्पॉन्सरशिप मिल गई और मुझे कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ा। बट उसके पहले जो 2010 से लेके 2014 की जर्नी थी, जहाँ मैंने गेयर परचेज किया, मैंने खुद की ट्रेनिंग की, मैंने खुद का सब कुछ डिज़ाइन किया, बहुत सारे पहाड़ चढ़े, वो सारा ट्रेनिंग मैंने अपने सेविंग्स में से फंड किया था। ये इन टर्म्स ऑफ एक स्पॉन्सरशिप वाली है। इफ आई वर यू, मैं स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड नहीं होऊंगा, क्योंकि इंडिया में माउंटेनियरिंग और एवरेस्ट के सीन में स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट है, गिवन दैट देयर आर सो मेनी क्लाइंबर्स इन इंडिया दैट रिक्वायर स्पॉन्सरशिप। आई वुड से स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड मत होना, अपनी सेविंग्स इनफ रखो कि उस सेविंग से ही तुम ये पहाड़ चढ़ सको। दैट वुड बी माई एटीट्यूड ऑफ क्लाइंबिंग एवरेस्ट। जब भी मैं दूसरी बार एवरेस्ट चढ़ने गया
तो ऑफ कोर्स मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, क्योंकि हमारी कंपनी जिन्होंने मुझे पहली बार स्पॉन्सर किया था उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि एक बहुत ही छोटी कंपनी थी, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो सेकेंड टाइम भी पूरे साल का मार्केटिंग बजट एक ऐसे क्लाइंट पे लगाए जो शायद सक्सेसफुल भी ना हो। और मैंने क्या किया सेकेंड टाइम के लिए कि मैंने क्राउड फंडिंग की। तो मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 50,000 रुपये दिए। अगर समझो मैं 40 का हुआ, या अगर मैं 45 का हूँ, या मैं 50 का हूँ, और मैंने ड्रीम किया कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2018 में जब भी मेरा एवरेस्ट फर्स्ट टाइम मैंने क्लाइंब कर लिया था एवरेस्ट, और मैं सेकेंड टाइम मुझे एवरेस्ट चाइनीज़ साइड से चढ़ना था, तो उसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो 2018 में जब भी मैंने डिसाइड किया मैं एक पहाड़ है लोटसे करके, जो 4th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, मैंने वो चढ़ने के लिए डिसाइड किया। एंड मुझे जैसे मैंने फर्स्ट दिन परमिट देखी, मेरी लोटसे की परमिट, क्योंकि मैं एक्सपीडिशन लीडर था तो मुझे सारा फॉर्मेलिटीज़ और वो सब करना था। तो मैंने जैसे परमिट देखा तो परमिट में मैंने एक नाम पढ़ा, मात्सुमोतो तात्सुओ, और मैंने बाजू में एज में देखा 79। मैंने बोला यार ये 79 ईयर्स का बंदा कैसे पहाड़ चढ़ने वाला है। और एनीवे मात्सुमोतो हमारे साथ कभी क्लाइंबिंग करने इनिशियल पार्ट में जो एक्लेमेटाइजेशन का होता है वो हमारे साथ नहीं आए। उन्होंने कोई दूसरा पार्ट चूज़ किया जहाँ वो एक्लेमेटाइजेशन करने चले गए। फिर 10 मई के करीब वो सीधा हेलीकॉप्टर लेके बेस कैंप पहुँच गए। और अभी भी मुझे याद है कि फर्स्ट दिन मैं मात्सुमोतो के सामने बैठा था और वो बेस कैंप में वो चाय पी रहे थे। तो वो चाय का कटोरी जो उठा रहे थे ना, तो चाय की कटोरी ऐसे 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 उठा के उन्होंने ऐसे पिया। मैंने उनको देखा, मैंने बोला यार ये कैसे चढ़ने वाले हैं ये पहाड़, ये तो यहाँ चाय पीने में भी इनको परेशानी हो रही है, कैसे 28,000 फीट का पहाड़, जिसमें इतना डिफिकल्ट पहाड़ है, जिसमें 6 से 7 इंडियन ही चढ़े और हार्डली लोगों के कोई दुनिया के कोई लोग चढ़ते हैं इस पहाड़ को। और आप बिलीव नहीं करोगे, 15 मई के दिन मैं फर्स्ट पर्सन था लोटसे के टॉप पे चढ़ने में। और जैसे मैं टॉप पे खड़ा था और मैं नीचे देख रहा था ना, मात्सुमोतो मेरे से सिर्फ 20 मिनट पीछे थे। और मात्सुमोतो 20 मिनट के बाद लोटसे के समिट पे खड़े थे। एट द एज ऑफ 79 मात्सुमोतो ने 6-8 हज़ार मीटर माउंटेन चढ़ लिए थे दुनिया के, और उन्होंने अपनी जिंदगी की क्लाइंबिंग जर्नी 71 के एज में शुरू की। जब भी मैंने मात्सुमोतो को देखा उसके बाद मेरे माइंड में क्लैरिटी आ गई कि दुनिया का कोई भी ड्रीम किसी भी एज में 100% पॉसिबल है। आप जितने भी लोग हो जो ये आप देख रहे हो, जब भी आप अपना एवरेस्ट फाइंड करो और उस जर्नी पे निकलो, काफी मोमेंट्स आएंगे जब भी आपको लगेगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। काफी चैलेंजेस आएंगे आपके जर्नी में, काफी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। जैसे मेरी जर्नी में है वो बड़ा 3 फ्लोर का रॉक वॉल 28,700 फीट पे। आपके भी एवरेस्ट में ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उस टाइम में आपको लगेगा कि आपको गिव अप करके घर चले जाना चाहिए या ये सब कुछ फिनिश कर देना चाहिए। दैट इज द टाइम व्हेन आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप को कि आप कर क्यों रहे हो ये सब, आप एवरेस्ट चढ़ क्यों रहे हो, अपना खुद का एवरेस्ट क्यों, ये आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। और एक बार आपको वो आंसर मिल गया कि आप वो क्यों कर रहे हो, दैट विल मेक योर जर्नी मच 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 ईजियर एंड यू विल बी एबल टू क्लाइम योर ओन एवरेस्ट। तो अपने जर्नी में से डेफिनेटली ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि 2014 में मैंने चढ़ने गया, कैंसिल हो गया मेरा क्लाइम। 2015 में चढ़ने गया, वापस कैंसिल हो गया। 2 बार कैंसिल हुआ मेरा क्लाइम, ऑलमोस्ट डाइड द सेकेंड टाइम, बट मैंने गिव अप नहीं किया और मैं टॉप पे पहुंच गया। सेम 2019 में मैं वापस टॉप पे पहुंच गया। तो जर्नी से अगर एक बात सीखी है ना, जब भी आप गिव अप करने के लिए रेडी हो ना, मैं आपको बोल सकता हूँ समिट 1 या 2 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये 1 या 2 घंटा सिर्फ मेटाफोरिकल है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि समिट बहुत बाजू में है। तो जैसे आपको लग रहा है कि आप गिव अप करना चाहते हो, प्लीज़ थोड़ा और कंटिन्यू करो, थोड़ी और मेहनत ज़्यादा करो, थोड़ा और ज़्यादा पुश करो, आप 100% टॉप पे पहुँच जाओगे।